की कुछ विशेष जिन चीजों को लेकर आप पर्यावरण के लिखेंगे, आज उन चीजों पे चर्चा होगी जिससे आप पर्यावरण संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उसे बेहतर से बेहतर तरीके समझ पाएंगे, और ऐसे लिखते वक्त वो आपका एक तरह से कि कोर मटेरियल की तरह काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आज मैंने सोचा है कि 12 टॉपिक में से अगर बढ़, लेकिन मिनिमम आज हमारा टारगेट ये है कि इस वीक में हम लोग 12 ऐसे मतलब 12 ऐसे तैयार कर लें। 12 ऐसे तैयार करना है आप लोगों को इस सप्ताह। सप्ताह का मतलब ये है मंगलवार का दिन है और बुधवार तक, अगले सप्ताह के बुधवार तक 12 ऐसे हमें तैयार करने हैं। ठीक है। क्या मेरा क्लियर नहीं है आप लोगों को? क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए ठीक है। तो मूल रूप से बात यह है कि प्रतिदिन आपको दो निबंध लिखने, एक निबंध अंग्रेजी में होगा और एक निबंध हिंदी में। ठीक है। मतलब टॉपिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपको दे दिया जाएगा और उस आधार उसको लिखना है और ग्रुप में अपलोड करना है। इस सप्ताह का ये में 12 ऐसे पे काम करना है। आज जो मैं काम कर रहा हूँ वो कल के लिए है। कल आप लोगों को उन 2 टॉपिक्स के ऊपर लिखना है। तो जो इंग्लिश का टॉपिक है और हिंदी का, दोनों बोल देता हूँ। डिजिटल इंडिया आप लोगों ने तैयार किया होगा, किया है आप लोगों ने तैयार? जी सर। सर आज ही किया। आज ही डिजिटल इंडिया को एक बार फिर से तैयार कर ले और उससे रिलेटेड कुछ मटेरियल अपलोड करेंगे। तो डिजिटल इंडिया इंग्लिश में टीकाकरण, ठीक है, ये एक इस साल के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, टीकाकरण। ठीक है। वैक्सीनेशन जिसे इंग्लिश में कहेंगे, लेकिन हिंदी में इसके आने की संभावनाएं। सर थोड़ा एक बार और रिपीट कर दीजिए ना टीका, थोड़ा। ठीक है जो सविता जी। बोले थे वो क्या? पहला डिजिटल इंडिया इंग्लिश में और दूसरा है टीकाकरण हिंदी में। ठीक है। ओके सर। तो इन दोनों से संबंधित हम लोग कल सुबह तक अपलोड कर देंगे और वो आप लोगों को मिल जाएगा। कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आप लोगों को दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। तो ये 2 टॉपिक है जिसे हम लोगों को कल तैयार कर लेना है। ठीक है। और याद करने वाला, हाँ बताइए। सर हाँ बताइए जितिन। सर दिल्ली थोड़ी इंटरनेट की कनेक्टिविटी की दिक्कत है इस समय, आज तो जो भी हाँ, हो कर देना ताकि मैं फॉलो अप करता रहूं। बीच बीच में सर इंटरनेट गायब हो। अच्छा तो अगर ठीक है, अगर जितिन आज इंटरनेट की दिक्कत है ना, तो आप एक काम करते हैं, क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है। राजेश सर क्लास का रिकॉर्डिंग ठीक है जितिन, मैसेज में हो सकता है मैं कभी ध्यान ना दे पाऊँ, कोशिश करूंगा लिख देने की। ठीक है। सोनू जी ने लिख दिया डिजिटल इंडिया और टीकाकरण। अच्छा धन्यवाद। तो ओके सर। आज ओके सर। जो मुख्य विषय हैं उन पे पहले यस बात करें। यस सर। पर्यावरण संबंधित मुद्दों पे आज मैं कुछ विशेष चीजों पे बात कर। पर्यावरण संबंधित जो मुद्दे हैं उनमें सबसे पहला है वो है प्रदूषण का, पोल्यूशन। एक ऐसा मुद्दा है जो बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल कहने का इसकी संभावनाएं जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बराबर। इंडिया और टीकाकरण तो कल के लिए है, किंतु बुधवार तक जितने टॉपिक्स तैयार करने उसको बता देते। नहीं, बताऊंगा और प्रतिदिन बता दिया करूंगा। ठीक है। ठीक है सर। और उन्हें मटेरियल्स दे दिए जाएंगे और आपको प्रतिदिन पे काम करना है। टेस्ट भी तो है कल, टेस्ट में क्या पूछा जाना है? आप बताइए। कल टेस्ट भी है ना, टेस्ट में क्या पूछा जाना है? हाँ कल टेस्ट में पूछा जाना है। कल बुधवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन टेस्ट रखा गया है ना सर बृहस्पतिवार। आज मंगलवार है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा तो ठीक सर, उसके ठीक। लिए टेस्ट दिया जाएगा आपको। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बृहस्पतिवार और रविवार टेस्ट के लिए। ठीक है अभिषेक। तो अब हम लोग सर जो मेरा चर्चा आज शुरू। सर मेरा सर मैंने है ना वो हाँ आंसर बताइए। आंसर इस फॉर्मेट देखा था, तो उस पे ना वो अब की बार बॉक्स में पूरा ऐसे बॉक्स डिवाइड देखिए कर रखे उन्होंने। संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप
मुझे नहीं लगता है कि इस बार बॉक्स में आएगा। फ्लैट लिखा लिखने की बातें चल रही थी, लेकिन वो एमटीएस तक ही, ठीक है, एसएससी ने एमटीएस की जो परीक्षा ली थी उसमें उन्होंने इस तरह का, ठीक है, लेकिन जीएसटी में करने की अभी तक कोई बात नहीं है, ठीक है। इसलिए अभी आप लोगों को इस तरह का कोई इशू दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभिषेक, सॉरी अनुज, ठीक है अनुज, यस सर, यस सर। ओके। सर तो अब हम एक लोग बात विषय और पर आते बोलनी हैं, थी। थोड़ा मन से, अ, ठीक है, ये हाँ सर, बोल रही थी ना सर, बोलिए, कल एक बताइए। लड़का था, मैंने परसों एक लड़का बोल रहा था ना कि जो सेकंड फेज का जो एग्जाम दिया था वो जीएसटी का, उसके मार्क्स बहुत कम आए थे। तो वो पूछ रहा था कि सर इसमें गलती क्या नहीं। तो सर आप थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते तो सर हम लोग जाकर वहां पर कुछ गलतियां ना करें, जो जिसने वो शायद वो जो मनोज गलतियां चौरसिया, किया था। हाँ, हाँ, तो स्टूडेंट का उन्होंने नाम जो गलतियां की थी। मुझे याद है। क्या मनोज पे हैं क्या आज? मनोज जी आज लाइन पे हैं? सर नाम था। चौरसिया तो जी, उसके बारे में थोड़ा मनीष मनोज सर चौरसिया, डिस्कस कर देते तो चौरसिया, थोड़ा अच्छा, सा हाँ, अच्छा होता, हम लोग के लिए मनीष हेल्पफुल चौरसिया, होता वो। हाँ जी, मैं डिस्कस जरूर करूंगा, लेकिन एक बार उनसे अनुमति लेना मैं बेहतर, अगर उनका नहीं सर, अगर कंसेंट है उनके कि, सर उनके उनके पे नहीं, अब आप अगर को एज ए एग्जांपल दे के भी कुछ नहीं नहीं, बता दें, गलती मनीष हम जी लोग आप नहीं लाइन पे है करें, ना? वहां पर क्या करना चाहिए। मनीष जी, हाँ सर। ठीक है, क्या आपका पेपर मैं डिस्कस कर सकता हूँ ग्रुप में? जी सर। ठीक है, तो मनीष जी का पेपर मैं एनालाइज और अंत में करेंगे उस काम को, ठीक है, लास्ट का 15 मिनट। और मैंने क्या मैं ग्रुप में सेंड कर दूँ? नहीं नहीं, ग्रुप में ठीक है। और मैंने उस पे मंथन भी किया था, चीजों में जो कमियां रही हैं उसको बताया जाएगा। और हाँ सर, फोन ठीक है, राजेश सर बताया थे फोन करके। हाँ हाँ मनीष, ठीक है, तो बात करेंगे पर। तो पहले हम लोग आज पर्यावरण का जो मुद्दा है उसे बेहतर तरीके से, और फिर उसके बाद हम लोग मनीष जी के पेपर पे आएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज उसके अलावा एक कॉपी और है, अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास कॉपी बहुत ही कम से बहुत ही है मेरे पास, अगर आप देखना चाहें मनीष तो और भी आज दे अगर आप संभव आप सकते हैं तो राजेश सर के आईडी पे भेज दीजिए, मैं कोशिश करूंगा के ऊपर भी एनालिसिस दे देने का, ठीक है, ताकि सर जो जो कंटेंट बचा जा सके। हाँ पिंकी बताइए। सर जो लेकिन कंटेंट सर ये आए, जैसे हम्म, कि डिजिटल इंडिया टीकाकरण है, तो ये मॉर्निंग में आएगा ना? जी हाँ, मॉर्निंग में या कोशिश करूंगा जाएगा, ठीक है। जी सर, तो जी अभी सर। हम लोग पर्यावरण पे शुरुआत करेंगे, हम लोगों ने इस तरह से बातें करके यूज कर लिया और हमारे पास 35 मिनट है, तो इसको थोड़ा के ऊपर खर्च कर, ठीक है। तो मैं शुरू करूंगा, उसके लिए मैं सबसे पहले ये बताना, आज हम लोग पर्यावरण के पहले टॉपिक जो कि है प्रदूषण, और मूल रूप से प्रदूषण पे जब बात करते हैं तो मुख्य जो प्रदूषण आता है, या फिर कहने के लिए तो सभी हैं और महत्वपूर्ण सभी हैं, लेकिन सबको तैयार करना ठीक समय अगर है तो, लेकिन मुख्य जो है वो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये दो बहुत जरूरी हैं। और अगर एक दृष्टिगत जिसमें ई अपशिष्ट, जिसे हम लोग ई वेस्ट, ठीक है, तो इन तीनों पे थोड़ी थोड़ी बातें आज कोशिश करेंगे, अगर संभव है तो तीनों को आज क्लास में हम चर्चा में लाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात की, ठीक है, तो मुख्य रूप से प्रदूषण जो टॉपिक होता है उसके शुरुआत करने का जो के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, सबसे पहले हम लोग बॉडी पे काम करेंगे। तो बॉडी में 4 पॉइंट्स रहा हूं, लेकिन आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना है, 4 पॉइंट सब है। सबसे पहला ये कि उसकी क्या परिभाषा है, और अर्थ ये नहीं कि बस तथागत रूप से जैसे हम लिख उस तरह से लिख दे, आपका विजन झलकना चाहिए उस टॉपिक को लेकर। जैसे आप परिभाषा गढ़ते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि वायु में विभिन्न गैसों का जो संतुलन है अगर वो बिगड़ जाए बाहरी किसी तत्व के मिलने से, तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं, बस इतना नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आपका जो विजन वो उस परिभाषा के अंतर्गत आना चाहिए कि आप वायु प्रदूषण को कैसे देखते हैं। तो मूल बात यह है कि अगर आप वायु प्रदूषण को लिखते हैं, वायु प्रदूषण को सबसे पहले परिभाषित करें अपने तरीके से। और दूसरी बात,
सबसे पहले वायु में अगर बात होगी तो किन कारणों से वायु प्रदूषण है, उसके बाद वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं, के कारण समाज कैसे प्रभावित होता है, और तीसरा जो है उसके क्या निवारण हो सकते हैं, मतलब कैसे हम लोग वायु प्रदूषण से मुक्ति सकते हैं या उसे कम किया जा सकता है। तो इन कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। एक बार रिपीट कर तो दीजिए मैं सर, आप लोगों में से रिपीट कर दीजिए सर, हम भूल गए लिखना सर, पीछे रह अनुज गए हम। क्लास का रिकॉर्डिंग, अनुज अनुज रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, जिन लोगों को जरूरत है मांग लीजिए, दोबारा सुन लीजिए इसको, ठीक है, जहाँ पे दिक्कतें हों, ठीक है, नहीं तो फिर मैं आऊंगा समय पर। ओके ओके ठीक सर, है, कोई बात नहीं। तो वायु प्रदूषण की जहां तक बात है, तो रूप से ये है कि आपको क्या लगता है कि वायु प्रदूषण के कारक और महत्वपूर्ण जो कारक है वो क्या क्या है, कोई बोलना चाहेगा? सर सर विकास जो बताइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सर एक है हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अच्छा, ठीक है सर, और और एक जो व्हीकल्स एक एक करके निकलता है, जो मोनोक्साइड निकलता है, वो उन्हें क्या बताया आपने? जैसे धुआं के रूप में निकलता है कार्बन गाड़ी में। मोनोऑक्साइड, बहुत अच्छे थे। सर और एक कुछ, वो हो और जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ? फिर सर अच्छा, जो और सभी लोग नोट करें इसको। इंडस्ट्रियल स्मोक सर होता क्लोरोफ्लोरो है। जी कार्बन हाँ, क्लोरो वो डिस्कस हो चुका हाँ, जितेंद्र, उन्होंने मीथेन बताया क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो पहले। बोल दिया। हाँ हाँ हाँ, हाँ विकास को कंप्लीट करने लेते, उसके बाद बाकी लोग अपनी बात रखें। विकास बताइए। एफसी बोला आपने, आपको पंजाब में कार्बन जो सर मोनोऑक्साइड बोला। वो, हाँ बताइए। हाँ सर, और सर जैसे फसल जो वो जलाई जाती जलाते है। हैं पंजाब और हरियाणा में, जो मेन इश्यू होता है, मेन इश्यू हो जाता है दिल्ली में, तो सर वो भी बहुत बड़ा रीजन है। अच्छा, और और कुछ ठोस? ठीक है, तो विकास ने बहुत अच्छा बताया, और कोई बोलना चाहेगा क्या? सर सर चिमनियों से निकलने वाला धुआं सर। कारण है हाँ, पार्टिकल अनुज ने बोला चिमनियों से निकलने वाला धुआं। सर अभिषेक कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर PM 2.5 जो वायु में मिलता है, जो बहुत सारे जो शहर में पीएम का क्या निर्माण हो रहे तात्पर्य होते अभिषेक? हैं, उसमें से सर। अभिषेक जी, जी पीएम का थोड़ा सा, पीएम से आपका क्या तात्पर्य है? पार्टिकुलेट मैटर? जी जी हाँ, पार्टिकुलर मैटर सर। ठीक है, तो पार्टिकुलेट मैटर की चर्चा आप कर रहे हैं, इनका आकार बताएंगे कैसे, कितना बड़ा रेडियस होता है इनका? इसको सर हिंदी में क्या इसमें बोलते दो हैं? तरह के होते होते हैं, हैं, बहुत ही छोटे 2.5 होते हैं होता है, 10 होता है। एक एक करके, कितना होता है अभिषेक? एक 2.5 होता है, एक 10 होता है सर। मैं बताऊं, इनका जो साइज होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिसको कहते हैं, ठीक है, 0.01 माइक्रोमीटर से लेके 200 माइक्रोमीटर तक इसका साइज हो सकता है। और अभी 2.5 की अगर चर्चा करें, तो जैसा आपको दिख रहा है, इसका जो स्केल है 0.01 माइक्रोमीटर से लेकर 200 माइक्रोमीटर तक। तो अगर हम 2.5 माइक्रोमीटर की बात करते हैं, तो ये छोटा ही है, काफी छोटा। एक तो वो ऑलरेडी छोटा है, और उसमें भी काफी छोटा है ना। ठीक है, चलिए, PM 2.5 सर को नोट करेंगे आप लोग। इसके बाद और कोई? शहनवाज, हाँ बताइए। सर हम हाँ सर एक अभी बताइए। जैसे वायु प्रदूषण हम ये लिख सकते हैं क्या, राइट? अभी 4G नेटवर्क की वजह से जो रेडियो वेव्स निकलते हैं टावर से, बिकॉज ऑफ दैट भी एक प्रदूषण जी होता है, हाँ, जी हाँ, इसलिए आप देख सकते हैं कि जैसे मुंबई जैसे सिटी पक्षियों की में संख्या आपको कम होती जा रही है। चिड़िया आपको दिखा रही है। एज वेल एज एक जी हाँ, जगह जी ऐसी भी हाँ, चर्चा हो रही है कि सर 5G का कहीं कभी हो रहा है, जिसके वजह से ही बहुत सारे पक्षी बीमार पड़ रहे हैं। जी हाँ, इस तरह से सर लिखा जा सकता है। हाँ पिंकी बताइए। सर मिथेन पिंकी, मिथेन जो मीथेन, धान की खेती से हो रही है सर, और धान की खेती मीथेन, से और गोबर गैस प्लांट वगैरह से भी जो ये गैस है वो काफी प्रभावित गोबर कर रही गैस है। प्लांट मत लिखिएगा पिंकी। इसका कारण गोबर यह है गैस, कि गोबर गैस हाँ, प्लांट में जो गैसेस निकलती हैं उनको यूज कर लिया जाता है। ठीक अच्छा, है, हाँ, तो हाँ उसे नहीं, आर्द्र भूमि आप लिख सकती हैं। जो आर्द्र जी सर, भूमि है वहां से मीथेन गैस सुंदरबन, का रिसाव होता है। ठीक है, हाँ हाँ प्राकृतिक गैस या सर कोल, धान के खेत। हाँ बताइए। सर एयर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग 5 सर जो होता है सर अभी भी पॉल्यूटेंट जो के अकॉर्डिंग, मतलब एक एक करके सविता को एयर कंप्लीट कर क्वालिटी लेने दीजिए, फिर आप लोग आए। सविता आप बताइए।
सर सबसे बड़ा कारण जो होता है वायु प्रदूषण, स्मोकिंग सर, ठीक है। स्मोकिंग अच्छा, और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कौन कर रहा था? सर मैं बोल रही थी सर, एयर जी हाँ, क्वालिटी बताइए। इंडेक्स के अकॉर्डिंग 5 पॉल्यूटेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मतलब आपका एयर क्वालिटी को मतलब मेजर किया जाता है। उसमें ओजोन होता है, नाइट्रोजन जज किया ऑक्साइड जाता होता है, हाँ जज किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, PM 2.5 होता है, PM 10 होता है। उसके अलावा आपका मतलब स्टबल बर्निंग PM 10 जिसे पे थोड़ा कि प्रकाश पराली, डालेंगे? वही सर जिसका PM 10 पे माइक्रोमीटर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सर, मतलब 10 जिसका माइक्रोमीटर का रेडियस है, हाँ उसे हम PM 10 हाँ हाँ बोलेंगे। हाँ जी सर, जी पार्टिकुलेट हाँ, जी हाँ, मैटर जो ठीक होता है। है वो उसके बाद 10 ओके, और उसके अलावा ठीक है। स्टबल बर्निंग, फिर रैपिड अर्बनाइजेशन, फायर क्रैकर्स, और ये जैसे डस्ट रैपिड स्टॉर्म हुआ, अर्बनाइजेशन से आप पोल्यूशन को, अच्छा, उससे भी रैपिड सर, अर्बनाइजेशन से कैसे आप जोड़ती हैं? उससे हाँ, इंडस्ट्रीज बताइए। वगैरह आपकी खुल रही हैं, तो उससे जो अच्छा, अच्छा, चिमनीज वगैरह से ठीक जो है, धुएं निकल रहे हैं, ठीक है, उससे मीथेन से लेके ओजोन, ये ठीक है। सब सो मैनी पॉल्यूटेंट्स वगैरह जो निकल रहे हैं, तो उससे आपको रिलेट कर बिल्कुल, बिल्कुल, सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। बहुत उसके अच्छा अलावा बहुत बताया सारे आपने, और पॉइंट्स हैं कुछ? सर, वेहिकुलर इमिशन जिसके लिए सर आपका ये क्या कहते हैं, भारत स्टेज वगैरह किया गया। उसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स मैनेजमेंट किया गया। उसके अलावा ग्रैप जो बोले तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिससे पॉल्यूशन वगैरह को टैकल करने के लिए। फिर उसके अलावा ऑड अभी इवन हम लोग जो दिल्ली में किया गया है वो ज्योति सब। जी, एक मिनट ज्योति जी, अभी हम लोग कॉजेस के ऊपर बात कर रहे हैं, और कैसे उनको टैकल करना है वो बाद में, ठीक है? हाँ, सर मैं भी बताइए। बोलना चाहता हूँ। सर एरोसॉल होता है, एरोसॉल होता है। खेल में वो रहता हाँ, है। एरोसॉल को थोड़ा हाँ सा तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सॉल का मतलब, सर मैं इतना डीप में इसको नहीं हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको सर। जोड़ता हूँ आपकी बात को। एरोसॉल को जब हम हाँ तोड़ते हैं तो सॉल का मतलब होता है सॉलिड पार्टिकल, ठीक है, और एरो का मतलब होता जी है जी एयर में। तो एयर में तैरने वाले जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनको एरोसॉल कहा जाता है, ठीक है। छोटे छोटे जी कण सर, जो जी सर, होते हैं, जी। बहुत ही छोटे, वो हवा में तैरते रहते हैं, सॉलिड होते हैं, उन्हें हम्म एरोसॉल कहते हैं। आगे हम्म बताइए। हम्म। जी हाँ, बताइए। सर ये जो एरोसॉल जो है, जो ट्रैफिक जिस तरह से हम लोगों को चलता है, तो जो हम्म धूल वगैरह उड़ती हैं, अभी हम्म जब लॉकडाउन हुआ था सर, तो हम्म उस वक्त लॉकडाउन के समय हल्की हल्की बारिश भी हुई थी कुछ जगहों पर। हम्म हम्म तो आसमान जो है, क्योंकि ट्रैफिक नियंत्रित हो गया था, बिल्कुल लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तो आसमान हम्म, बिल्कुल साफ हो गया था। उसी की वजह से जो ठीक है है, हिमालय ठीक है। वगैरह और हाँ, ठीक बहुत। है, ठीक है, बहुत अच्छा और बोला आपने। एक सर सर दो दो सर और हाँ, दो पॉइंट और है सर। बताइए, वॉल्कोलिक बताइए। इरेप्शन एक बहुत, बहुत अच्छा वॉल्कोलिक बताया, इरेप्शन एक है, बहुत अच्छा बताया और आपने ये। हाँ, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, तो बहुत बहुत वाल्कोलिक सुंदर, इरेप्शन, हाँ, बहुत अच्छा, वाल्कोलिक इरेप्शन बहुत जो है अच्छा। सर, उससे भी बहुत मात्रा में सर राख और कार्बन डाइऑक्साइड हाँ, गैसेज वगैरह निकलती ठीक है, अब मैं वो थोड़ा निकल। कंक्लूड करूंगा, ठीक है। सर अब मैं सर इसमें इसको, फोटोकेमिकल स्मोक को भी ले सर एक सकते और हो जी हैं, हाँ, सकता ले है सर, फ्लाई सकते हैं, ऐश हाउस होल्ड। वगैरह भी हो ले सकते सकते हैं। हैं, फोटोकेमिकल स्मोक को लिया जा सकता है। विकास, हाँ, क्या और बोल रहे हैं आप? सर यूज ऑफ फ्लाई ऐश वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। फ्लाई ऐश भी फॉसिल ले सकते फॉइल्स, हैं। यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स भी हो सकता है ना सर हाउस होल्ड में। जी हाँ, जी हाँ, हाउस होल्ड सर पोल्यूशन फॉसिल भी फ्यूल को इसमें यूज किया कंसिडर जाता होता है है, सर, जैसे लकड़ियों का यूज होता ठीक है है। हाउस। अच्छा, हाँ तो सर, अब मैं आप सभी रूरल को एरियाज में रोकूंगा, तो। और अब इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं, ठीक है। ऐसे में मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, आप लोगों ने ही अपनी जानकारी से सभी जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत सारी सूचनाएं दे दी। मैं कोशिश करता हूँ आपकी सूचनाओं को ही आगे बढ़ाने का, और थोड़ा उसमें मैं जोड़ूंगा। मुख्य रूप से जैसे हम जानते हैं कि पोल्यूशन जो है एयर में, वो किन कारकों से होता है। अगर बात की जाए गैसेस की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पहला, अगर हम डिस्कस करें, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मुख्य सोर्स है वो परिवहन के कारण है। परिवहन मतलब जितने भी ऑटोमोबाइल्स हम यूज करते हैं, तो उनसे जो एमिशन होता है, और अपूर्ण दहन से, अपूर्ण मतलब पार्शियल बर्निंग से, जैसे कोई फ्यूल है तो वो कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ, उसका उसका पार्शियल कंबशन हुआ, तो उस समय जो गैस बनता है या निकलता है बाय प्रोडक्ट के रूप में, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका मुख्य जो सोर्स है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल से ही इसका मूल सोर्स लेंगे। दूसरे गैस की अगर मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड पे आते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, आप लोगों को जैसे कि पता है, ये अपने आप में ग्रीन हाउस गैस है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। तो ये जो गैस है, इसका जो प्रोडक्शन होता है, मतलब ये समाज में या हमारे वातावरण में इसका जो इसकी जो उत्पत्ति हो रही है, वो मूल रूप से
तीन चीजों पर निर्भर करती है। एक तो है परिवहन, जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है। इसमें बस अंतर इतना है कि इसमें पूर्ण दहन होता है, मतलब जब कंप्लीट कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। दूसरा है ऊर्जा, मतलब जितना भी आप देखते हैं, हाउस होल्ड ले ले या इंडस्ट्रियल ले ले, उनमें जो एनर्जी प्रोडक्शन हम करते हैं उसमें इस गैस का प्रोडक्शन होता है एज ए बाई प्रोडक्ट, तो वहां पर ये यूज होता है। उसके बाद और भी बहुत सारे जो हैं इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा चिमनियों से जो गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से उत्पन्न होता है। इसके बाद बात करेंगे मीथेन की। तो मीथेन जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, मीथेन गैस का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है आर्द्र भूमि से। आर्द्र भूमि क्या है? दलदली भूमि आप लोगों ने देखी होगी, जैसे बंगाल की अगर बात करें तो सुंदरबन का जो इलाका है वहाँ काफी इस तरह के आप लोगों को फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, मैंग्रोव वन जो है वहां से देखने को मिलेंगे। तो जो आर्द्र भूमि होती है, दलदली भूमि होती है, वहां से मीथेन गैस का रिसाव होता है। ठीक है, आप लोगों ने धान के खेत देखे होंगे, धान के खेत से भी मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, तो ये मीथेन गैस पे हमने बात किया। इसके बाद हम बात करते हैं सीएफसी के ऊपर। आप लोग नोट करते चले जाइए, जानकारी काफी है, बस मैं उसे एक साथ रख ले रहा हूं। सीएफसी के प्रोडक्शन में दो चीजें जिम्मेदार है, एक तो रेफ्रिजरेटर मूल रूप से, और दूसरा है एरोसॉल। जैसे अभिषेक ने चर्चा किया एरोसॉल के बारे में, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसके प्रोडक्शन के लिए मूल दो चीजें जिम्मेदार है, और इससे काफी ज्यादा पोल्यूशन सर हो एसी रहा भी है। है ना? ठीक है, क्या आपने बताइए? हाँ एसी सर, एयर कंडीशनर। हाँ, एयर कंडीशनर से भी ये कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद हम बात करेंगे दो गैसेस के बारे में जो कि मूल रूप से इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होता है। एक है सल्फर डाइऑक्साइड और एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन होता है ये मूल रूप से उद्योग से होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विशेष रूप से परिवहन, मतलब ईंधन के तौर पे आप लोगों ने सुना होगा हवाई जहाज में या इस तरह के ऑटोमोबाइल्स में, जो बहुत एक तरह से देखे कि ज्यादा फोर्स वाले जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन वाले ईंधन को हम यूज करते हैं। तो इस तरह से इसका देखा होगा आप लोगों ने। और इसके बाद जो है वो है पार्टिकुलेट मैटर की आप बात करें। ठीक है, तो पार्टिकुलेट मैटर जो है इसका जो मतलब प्रोडक्शन है आप लोग परिवहन में देख सकते हैं। सीमेंट उद्योग इसके लिए थोड़ा जिम्मेदार है। आप लोगों ने देखा होगा सीमेंट की जो फैक्ट्री होती है उसके आसपास का इलाका, जूट इंडस्ट्री भी इसके लिए थोड़ी जिम्मेदार है। ठीक है, और घरेलू जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उससे भी ये बढ़ता है। तो मूल रूप से हम लोगों ने जो बातें की, ओजोन गैस सर के माइनिंग बाद वगैरह हम से भी लोगों ने, बढ़ते हैं। हाँ क्या बताए, माइनिंग वगैरह से, हाँ माइनिंग से भी, माइनिंग भी कंट्रीब्यूट करता है। एक मैं और बताना चाहूंगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा पैन, पैन का नाम सुना है? पैंस बोलते हैं उसको। इसका पूरा नाम है आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी आ रही है। जी सर। इसका नाम है पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट्स। ठीक है, तो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि जो अभी ये सब तो प्रदूषक तत्व मैंने बताया जो जिम्मेदार है वायु प्रदूषण के लिए। थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे इन लोगों, आप लोगों में से ही आप लोगों ने बताया कि जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वहां से काफी गैसेस निकलती हैं। लावा जो बाहर निकलता है उसके साथ काफी ज्यादा क्या है, गैसेस बाहर निकलती हैं, जो कि वायु प्रदूषण का एक कारण के रूप में उन्हें हम देख सकते हैं। इसके बाद एक मुख्य जो विषय हम लोगों को डिस्कस करना है वो सर है फॉरेस्ट फायर्स। हाँ, फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर की कैटल चर्चा, रियरिंग भी रिस्पॉन्सिबल है सर। हाँ आते हैं, सब पे आएंगे। कैटल फॉरेस्ट रियरिंग फायर, रिस्पॉन्सिबल है। जी हाँ, तो मैं एक एक करके आता हूँ। फॉरेस्ट फायर जो है वो आप लोगों ने देखा होगा, अमेजन जैसे जंगल में आग लग रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूरे पर्यावरण में क्या है, उसकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है। इसी के जैसा है फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। अब स्मॉग जो वर्ड है वो कैसे बना है? फॉग और फॉग वर्ड आप लोगों ने सुना है? फॉग और स्मोक से। हाँ, फॉग वर्ड, जी सर। फॉग और स्मोक को अगर हम जोड़ेंगे तो बनेगा स्मॉग, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि अगर धूल के कण, ठीक है, ओस के साथ मिल जाएं तो वो स्मॉग बनाते हैं, कोहरा बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्मॉग भी काफी ज्यादा प्रोडक्शन मतलब पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन देता है।
इसी के साथ ही फ्लाई ऐश है। फ्लाई ऐश क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है, मतलब एक तरह से कहे तो सिलिका के जो ऑक्साइड होते हैं और कैल्शियम के जो ऑक्साइड होते हैं, उसके छोटे छोटे कण जब आप घर में या फिर कोयला जलाते हैं या कोई इस तरह का कोई एल्युमिनियम का कोई प्रोडक्ट जल रहा है, तो वहां से ये बाहर निकलता है। कैल्शियम का कोई प्रोडक्ट जल रहा है या सिलिकॉन का कोई प्रोडक्ट जल रहा है, तो ये फ्लाई ऐश बाहर निकलता है। वो दिक्कतें करती हैं, वो उसका देखते हैं कंट्रीब्यूशन हम लोग। इसके बाद हम लोग घरेलू वायु प्रदूषण के कुछ चीजों पे बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उनके अनुसार, उनकी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष 4.3 मिलियन लोगों की घरेलू प्रदूषण के कारण मृत्यु हो जाती है। इस फैक्ट को आप चाहे तो लिख सकते हैं कि हम लोग चर्चा करते हैं कि, हाँ बता रहा हूँ, हम लोग चर्चा करते हैं कि इंडस्ट्रियल बेल्ट या इंडस्ट्री जिम्मेदार है या ऑटोमोबाइल्स जिम्मेदार है, ट्रैफिक जिम्मेदार है पोल्यूशन के लिए, लेकिन WHO के अनुसार 4.3 मिलियन लोग घरेलू प्रदूषण के कारण मारे जाते हैं प्रतिवर्ष। तो जिसमें आप देखते होंगे कि घरों में लकड़ी, चारकोल, कोयला जलाया जाता है, जो कृषि के अपशिष्ट होते हैं उन पदार्थों को जलाया जाता है, ठीक है। और घरों में वेंटिलेशन की जो कमी होती है, आप लोगों ने देखा होगा पुराने जमाने के जो घर हैं उनमें वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है, तो उन चीजों के कारण क्या है, घरेलू वायु प्रदूषण मुख्य रूप से फैलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि तंबाकू को जलाया जाता है और जिसके कारण काफी ज्यादा उसका धुआं नुकसान करता है, उससे कैंसर, अस्थमा, ब्रोंकियाइटिस इस तरह के रोग लोगों को हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप घरेलू वायु प्रदूषण को भी जोड़ सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो बातें की वो वायु प्रदूषण के कारकों पे बात किया, ठीक है, कि वायु प्रदूषण के मूल कारण क्या क्या है। हाँ बताइए सर मैंने ना एक झूमिंग कृषि और स्थानांतरित कृषि और पढ़ा था, तो वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्या? झूमिंग खेती और स्थानांतरित कृषि। तो झूम फार्मिंग को आप पोल्यूशन के साथ कैसे जोड़ते हैं ये बताएं। झूमिंग खेती वो है ना, मतलब क्या करते हैं कुछ लोग, जैसे एक जगह खेती की, उसको फिर वहां पे फसल को जला दिया, फिर दूसरी जगह चले गए। वो स्थानांतरित कृषि होती है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक जगह की फर्टिलिटी को खत्म करके दूसरी जगह पे पहुंचना, ऐसा कुछ। हाँ, आपने जो बोला कि एक जगह की फर्टिलिटी को खत्म नहीं करते, उन लोगों की ये धारणा है, लोगों की कृषि की ये धारणा रही है कि अगर हम फसल को खेत में, जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे गेहूं बोया, ठीक है, गेहूं की जब फसल हो गई, फसल आपने काट लिया और जो स्टेपल बच गया उसको खेत में ही जला देते हैं लोग। हरियाणा, पंजाब, बहुत सारी जगहों पे आपने ऐसा देखा है। और जहां झूम फार्मिंग असम वगैरह में की जाती है, वहां पे खेत में जो फसल का बचता है उसको वहीं जला देते हैं। और उन लोगों का ये मानना है कि वो जो राख है, उस राख से जो है जमीन की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है, मतलब उर्वरा शक्ति जो है मृदा की वो बढ़ती है। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जमीन, अगर हम खेतों में पराली को जलाते हैं तो हमारी जो जमीन है वो धीरे धीरे इनफर्टाइल हो जाएगी, उसके अंदर जो भी रासायनिक तत्व हैं, जो भी कार्बनिक तत्व हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। इसका मूल कारण है कि टेम्परेचर बढ़ेगा और जो जमीन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो शुष्क होती चली जाएगी, मॉइस्चर जमीन का चला जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से वो जो झूम फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से समझिए कि गलत फहमी है किसानों के अंदर, ठीक है। तो इसके ऊपर तो विशेष चर्चा होती है, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जब झूम फार्मिंग में लोग खेतों की अपशिष्ट को जला देते हैं, कृषि के अपशिष्ट को खेतों में, तो उससे काफी ज्यादा अमाउंट में गैसेस प्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ बहुत सारे छोटे छोटे कण हवा में मिल जाते हैं, स्मॉग क्रिएट होता है। आप लोगों ने दिल्ली में इसका सामना भी किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसे जोड़कर दिखा सकते हैं अरुण, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने वायु प्रदूषण के कारकों पे बातें की। अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है तो आप बताना चाहेंगे क्या इसके अतिरिक्त और क्या है? सर एक बार ई वेस्ट का क्या प्रभाव है, थोड़ा सा उसको भी अगर 2-4 लाइन लिख सके तो। अभिषेक, ई वेस्ट को मैं अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक है। सर ई वेस्ट के भी तो प्रभाव है ना, जो उससे निकल रहा है उसमें भी तो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ई वेस्ट वो पीएफसी के अंदर नहीं तो चला जाएगा। सर क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ दीपक बताइए।
सर आपने छोड़ा है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स को सर जलाने से भी हैजार्डस गैसेस निकलते हैं, ठीक है, उसको जोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जो मुझसे छूट गया है आप लोग अपने ऐसे में जोड़े, मैं उसे नोट करूंगा, ठीक है। और मेरे पास एक डायग्राम है, ठीक है, उस डायग्राम को अगर आप चाहें तो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। आज कंप्यूटर मेरा ऑफ है तो मैं कोशिश करता हूं, लेकिन इसको अगर मैं दे दूं तो बाद में दे दूं तो चलेगा? इसमें सारे कंपोनेंट्स एक साथ दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। की तरह है ये, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसे दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा मैं इसे, ठीक है। तो इससे आप लोगों को सुविधा होगी अगर आप रिवीजन कर रहे हैं उस समय। सर अब हम लोग थोड़े से कॉजेस पे बात करेंगे, कॉजेस सर पे हो गया, इफेक्ट्स पे बात करेंगे। बताइए विकास सर, एक पीएम के बारे में बताएंगे थोड़ा, 2.5 और 10। एक्चुअली पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, पार्टिकुलेट मैटर कुछ नहीं है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल का मतलब कण, ठीक है। और 2.5 जो उनका नाम रखा गया है वो उनके रेडियस के आधार पर दिया गया है। 2.5 माइक्रोमीटर उनका रेडियस है। रेडियस का मतलब जैसे आप लोग एक स्फेयर देखते हैं ना, स्फेयर का एक रेडियस होता है, तो उसी तरह से 2.5 माइक्रोमीटर उसका रेडियस है, ठीक है। और वो बहुत ही छोटा है। माइक्रो का मतलब होता है 10 के ऊपर -6, मतलब 10⁻⁻6 मीटर उसका रेडियस है। मतलब अगर 1 मीटर है आपके पास तो उसके नीचे 10 का पावर 6 से भाग दे दीजिए, इतना छोटा, बहुत ही छोटा। तो जब पार्टिकल छोटे हैं तो इसका क्या होगा, जैसे आपको पता है कि अगर पार्टिकल बड़ा है तो आप जब सांस लेते हैं तो आपके सांस में बहुत सारे ऐसे बाल है या फिर इस तरह के प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाए गए हैं, चिपचिपा पदार्थ है, जिससे वो पार्टिकल जो है वो अंदर न जाकर बाहर ही रुक जाता है। लेकिन जो छोटे मैटर्स हैं, जो छोटे पार्टिकल हैं, उनको वो रोकने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण वो छोटे पार्टिकल हमारे सांस नली के द्वारा हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़े में ब्लॉकेज होगा, लंग्स में पहुंचे, ठीक है। तो इस तरह से वो हमारे लिए समस्याएं तैयार करेगी। तो पार्टिकल जितना छोटा होगा हमारे लिए वो उतना हानिकारक है। इसलिए पार्टिकुलेट मैटर की आज चर्चा होती है। पार्टिकुलेट 2.5, PM10, इस तरह के मैटर जो बहुत ही छोटे हैं वो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है, ठीक है। इनका प्रोडक्शन मैंने बता दिया कैसे होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट्स के ऊपर। इतना तरह का प्रोडक्शन हमने देखा, इतना तरह का इतने तरह के कारणों पे हमने बात की कि वायु प्रदूषण के इतने तरह के कारण हो सकते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कि उसका क्या प्रभाव है, वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। शहनवाज बताइए। सर एक देखा गया है कि जो जहाँ पे स्लम्स के आसपास में स्क्रैप की जो दुकानें होती है ना, बड़ी बड़ी, मतलब जहाँ पे टायर्स वगैरह जो पूरा स्टोरेज, जी हाँ 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 हाँ, टायर चलाते हैं पर्टिकुलरली उसके तार निकालने के लिए, पता नहीं उसका वो जो बाद में यूज क्या हाँ हाँ करते हाँ हैं। हाँ, रबर जो जलाया जाता है, जी, जी। रबर बेसिकली क्या है, रबर जो मटेरियल है वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो जब उन्हें जलाया जाएगा, और सल्फर भी यूज किया जाता है, तो ह्यूज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है शहनवाज, और जो कि जिम्मेदार है एसिड रेन के लिए। मतलब वो जब गैसेस आसमान में जाएंगी तो जैसे मान लीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऊपर गया, तो आसमान में जब वो जाएगा तो ठंडा होकर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और एसिड बनाएगा। अगर सल्फर डाइऑक्साइड जा रहा है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, H2SO4। अगर नाइट्रोजन का गैस ऊपर जा रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऊपर जा रहा है, तो वो नाइट्रिक एसिड बनाएगा, HNO3। अगर कार्बन ऊपर जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, तो वो क्या बनाएगा, फिर इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह के गैसेस बनेंगे। मूल रूप से सल्फर और नाइट्रोजन वाले जो एसिड होंगे, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड, जब ये ऊपर से वर्षा के रूप में नीचे गिरेंगे तो जो इमारतें हैं या फिर जो वाटर है, वाटर बॉडीज हैं, उनको पोल्यूट करेंगी, ठीक है। तो हमारा जो वाटर लेवल है वो एसिडिक होता चला जाएगा। और जो इमारतें हैं जैसे ताजमहल है, ताजमहल के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश के कारण आप लोगों ने देखा होगा कि ताजमहल का जो ऊपरी सतह है वो पीला पड़ता चला जाता है। तो फिर उसके ऊपर सरकार को खर्च करना पड़ता है उस लेयर को फिर से साफ करने में। तो इस कारण से आगरा के आसपास जो ताजमहल का इलाका है, वहां उस एरिया से
कल कारखानों को दूर हटाया जा रहा है ताकि वो एसिड रेन की समस्या से बच सके। तो जब आप लिखेंगे तो इस तरह से पूरी बात को लिख सकते हैं। ठीक है सनोज? सर थैंक यू सर। ओके, तो अभी हम लोग इसके प्रभाव पे जब बात करेंगे तो जैसा हम लोगों ने शुरू कर लिया, मैंने एक प्रभाव ऑलरेडी डिस्कस कर लिया जो कि अम्ल वर्षा का, एसिड रेन का, अभी अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब वायु प्रदूषण होता है तो सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हवा में चले जाते हैं एवापोरेशन के माध्यम से, और फिर जब वो वर्षा के साथ नीचे आते हैं तो उसे हम एसिड रेन बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं, और फिर आपको उसके अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बात हो गई। इसके बाद अगर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो आप लोगों ने एक समस्या देखी है ग्लोबल वार्मिंग की, देखी है ना? जी सर। हाँ सर। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर एक सेपरेट ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ग्लोबल हाँ सर, वार्मिंग का हाँ पूरा टॉपिक उसमें आप लिख दीजिए कि किस तरह से जो सूर्य की किरणें हैं। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग कोई समझाना चाहता है या मैं समझाऊं? ग्लोबल वार्मिंग आखिर होता हाँ कैसे? सर, डे बाय डे सरल तरीके से हम लोग सर ग्रीन हाउस इफेक्ट से होता है सर। मैं बोलूं सर? कोई एक पॉपुलेशन टेक्निकल बातों को अगर क्लियर कर, कोई एक बोलिए। जी सर, बोलूं मैं? हाँ अभिषेक बताइए। सर जो औसत जो तापमान है पृथ्वी का वो लगातार बढ़ रहा है, और बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो निकाल के एक तरह से वो इस तरह का लेयर बना रही हैं कि जो भी तापमान, जैसे जो भी रेडिएशन आ रहा है सूर्य का हमारी पृथ्वी पर, तो वो फिर दोबारा जा नहीं पा रहा है, वो हमारे इसका एटमॉस्फेयर कारण? में ही रुक जा रहा है। इसका कारण इसका अभिषेक? कारण है ये है। जी सर। हाँ, इसका कारण बताइए क्यों रुक जा रहा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अभी कार्बन मोनोऑक्साइड, सारी चीजों का जो गैसेज हैं उनके बारे में आप बात कर रहे थे, तो ये उनको जाने नहीं दे रही। वो तापमान उतनी स्पीड, जितनी स्पीड से आ रहा है उतनी स्पीड से वापस नहीं जा रहा है। एक समस्या ये रहती है अभिषेक कि वो मान लीजिए कि एक गेट की तरह काम कर रहा है, तो वो फिर आने दे रही है लेकिन जाने क्यों नहीं दे रही है? इस पे कभी सोचा है आप लोगों ने? वो गैसेस जो हैं, ये तो सोचने वाली बात ग्रीन है। हाउस की वजह से बताइए सर, ग्रीन वो हाउस उसे क्या? अवशोषित कर ले रही है ग्रीन हाउस हाउस गैस। की वजह से। उससे तो नहीं, वो तो ठीक है। जैसे मान लीजिए दरवाजा है घर का, तो वो दरवाजा आने और जाने के लिए होता है ना। अगर आप उससे आ सकते हैं तो उससे जा भी तो सकते हैं। तो जो गैसेस आ रही हैं सूर्य से, वो इन गैसेस को पेनिट्रेट करके पृथ्वी तक पहुंच रही है, तो वापस जाते समय ऐसा क्या हो रहा है जो वो उसको छेद करके वापस नहीं जा पा रही है? मैं बोल सकता हूँ सर? ओजोन लेयर की वजह से। सर नहीं 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 नहीं, दीपक मैं आप बोलूं सर? बताइए, बोलिए। जी सर, बोलिए। वो आ भी रही है, जा भी रही है सर, लेकिन लेकिन जैसे ही वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो जो हीट उसके साथ है वो एब्जॉर्ब हो रहा है सर, वो नहीं कार्बन नहीं डाइऑक्साइड के साथ। गलत गलत दीपक, मैं अब बता देता हूँ, ज्यादा इस पे सस्पेंस नहीं रखना है। जो सूर्य की किरणें आती हैं, आप लोगों को अगर इसकी जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। जो सूर्य की किरणें आती हैं उनका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्यता, मतलब आप लोगों ने वेव देखा है? वेव जो होता है उसकी लंबाई, मैं एकदम सरल भाषा में बता रहा हूं, उसकी लंबाई जो है पहले छोटी होती है, लेकिन जब वो पृथ्वी की सतह से टकराती है तो उसकी लंबाई बढ़ती है, बड़ी होती है, वो बड़ी हो जाती है। तो छोटी किरणें आराम से इंटर कर जाती हैं उनको पेनिट्रेट करते हुए, लेकिन जब वो धरती के सतह से टकराती है और उनका जो वेवलेंथ है वो बड़ा हो जाता है, उसके बाद जब वो वापस जाना चाहती हैं तो उसे वो ग्रैब कर देती हैं, रोक लेती हैं। जैसे मान लीजिए आपका दरवाजा खुला है, थोड़ा सा खुला है, उसमें से एक छोटा चूहा अंदर आ गया, अंदर आके 6 महीने तक रहा और बहुत खाया पिया, मोटा हो गया। उसके बाद जब उस दरवाजे से वो निकलना चाहेगा तो क्या वो निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो यही प्रक्रिया है। तो इसी कारण से क्या है, वो जो गैसेस हैं उन किरणों को वापस रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी पर भेज देती हैं, और पृथ्वी से टकराने के बाद पुनः उनका जो वेवलेंथ है और बड़ा हो जाता है, और टकराने के बाद जब वो आसमान में फिर जाती हैं तो अब तो और बड़ा हो गया है, फिर से उनको रिफ्लेक्ट करके वो पीछे भेज देती है नीचे। इससे क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण हमारे वातावरण का जो तापमान है वो धीरे 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 बढ़ता चला जाता है।
जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? जी सर। तो इस तरह से सर क्या और है एक बार ग्लोबल शॉर्ट में बता वार्मिंग। दीजिए। हाँ, सर और एक बार जैसे ये बता दीजिए। ये तो आप लोग वीडियो सुन लेंगे ना पिंकी जी, वीडियो को दोबारा सुनिए क्योंकि और भी टॉपिक्स डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग सुन लीजिएगा। और इसके बाद इससे और क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या ओजोन परत पर कोई प्रभाव है क्या इससे? नहीं, ओजोन परत के प्रभाव को आप लोगों ने कई बार सुना है। यस सर, डिप्लीट हो रही है ना इसको भी मैं थोड़ा सा डिप्लीट हो रही है। अच्छा, इसे कुछ लोग छेद के तौर पे देखते हैं क्या? ओजोन परत में छेद हो रहा है क्या? हाँ सर। नहीं सर, ठीक हो गया सर, वो छेद हो रहा है, रिकवर हो गया। अच्छा, ये कैसे होता है थोड़ा बताएंगे आप लोग? या मैं रेडियो एक्टिव रेज ऑफ सन। मैं तो बताता हूँ सर रेडियो एक्टिव रेज। हाँ। एक्चुअली ओजोन जो गैस होता है उसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है O3। आप लोगों ने देखा होगा ना, ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? O3, है ना? देखा है सभी ने? यस सर, देखा है, O3 होता है। देखा है। अच्छा, और ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? O2 होता है। इसका मतलब अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के तुलना में ओजोन में एक ऑक्सीजन ज्यादा है ना? जी सर। ज्यादा है। और मैं इसे हाथ से तरीके से बता रहा हूं, ये इसका साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, बस समझाने के लिए। तो ओजोन जो होता है वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब जल्दी प्रतिक्रिया करता है। अगर तापमान बढ़ेगा या कोई दूसरा पार्टिकल, दूसरा कोई प्रोडक्ट उसके करीब आएगा तो वो अपना जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसको छोड़ देता है। क्या करता है? उसको छोड़ देता है। और अगर वो एक छोड़ दे तो वो किस में बदल जाएगा? ऑक्सीजन में बदल जाएगा, O2 बन जाएगा ना। हाँ, तो वो इतना रिएक्टिव है कि कोई भी चीज अगर उसके साथ आती है, उसके साथ प्रतिक्रिया करे तो वो टूट जाता है। टूट जाता है मतलब ऑक्सीजन बन जाता है और एक नया ऑक्सीजन का एटम बाहर निकल जाता है, जिसे हम नवजात एटम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकलता है और ओजोन का जो मौलिक कण था वो टूट गया। इससे क्या है, ओजोन गैस की जो घनत्व है वो धीरे 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 ओजोन लेयर में कम होता चला जा रहा है। और ओजोन के साथ कौन प्रतिक्रिया करता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा CFC एक ऐसा प्रोडक्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर वो ओजोन के संपर्क में आए तो वो ओजोन को तोड़ सकता है ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में। ठीक है, तो यही प्रक्रिया है। समझ में आया सभी को ओजोन परत का कैसे उसकी घनत्व में कमी आ रही है? एक्चुअली वो ऑक्सीजन में बदलता चला जा रहा है। ठीक है, क्लियर? सर O3 बताया ना उसका आपने? जी हाँ, O3 बताया मैंने इसको। ठीक है, O3 और O2 होता है ऑक्सीजन का। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब हम बात करेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रभाव है। और क्या प्रभाव आप बता सकते हैं क्या? अच्छा, मैं एक मुख्य बात आपको बताऊं, ग्लोबल वार्मिंग से जितने भी प्रभाव हैं सब आप वायु प्रदूषण के प्रभाव में रख सकते हैं ना? जी सर। हाँ, तो आप उसे रखिए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी का जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण जो ग्लेशियर्स हैं, जो हमारा रिजर्व वाटर है आइस के फॉर्म में, वो तापमान बढ़ने के कारण वो जो है पिघलता चला जा रहा है, जिससे समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ेगा। और अगर बढ़ेगा तो कलकत्ता जैसे शहर डूब जाएंगे ना। जी सर। कलकत्ता और मुंबई जैसे शहर क्या होंगे? डूब जाएंगे। हाँ, तो ये एक तरह का खतरा है, जलमग्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जिससे हमारी कृषि भी प्रभावित होगी ना। आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोगों ने इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा ही है। आप लोगों ने सुना होगा कि एंशियंट टाइम में, पुराने मतलब बहुत प्राचीन काल में, एक नदी थी सरस्वती। आप लोगों ने सुना है इस बारे में? जो अब पूरी तरह से सूख चुकी है। हाँ, घग्गर नदी जो है उससे मिलती थी। और राजस्थान का जो इलाका है, जिसे अभी हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, वो जो पूरा का पूरा हरा भरा खेत हुआ करता था, है ना। तो जैसे ये परिवर्तन आया, नदियां सूखने लगी,
तो क्या है, जो हरे भरे खेत थे वो आज मरुस्थल हैं। तो क्या ये संभव नहीं है कि भारत के बहुत सारे इलाके, कलकत्ता, अगर गंगा सूख जाए, उसकी शाखा नदियां सूख जाएं, तो ये जो पूर्वी भारत का हिस्सा है, जो मैदानी इलाका है, यमुना गंगा का जो दुआब है, क्या ये मरुस्थल में नहीं बदल जाएगा? जी सर, बदल सकता है। ठीक है, तो इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये जो प्रभाव है वायु प्रदूषण के, इस तरह से हम इसे जोड़कर लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं अब एक केस लोगों के साथ शेयर करूंगा, मैक्सिमम लोगों को इसकी जानकारी होगी। भोपाल गैस ट्रेजेडी। अपने ऐसे में अगर आप केस स्टडी को जोड़ेंगे तो आपका ऐसे और आकर्षक बनकर निकलेगा। ठीक है, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी का आप लोगों ने नाम सुना है? जी सर। मिथिल इसके बारे में मैं, हाँ जी जी हाँ, मैं इसके बारे में 2-3 बातों को आपके सामने रखता हूं और आप उसको ठीक से लिख लें। ठीक है, सबसे पहली बात, ये ट्रेजेडी कब हुई थी? तो ये घटना घटी थी 2 और 3 दिसंबर की रात 1984 में। जी हाँ, 1984 2 और 3 दिसंबर के बीच ये घटना घटी थी। कहाँ घटी थी? तो भोपाल में एक कीटनाशक दवाओं की फैक्ट्री है। ठीक है, कीटनाशक मतलब आप लोगों को पता है, खेतों में छिड़काव करने के लिए यूज करते हैं हम। तो वहां पर ये घटना घटी थी। और सिंस ये केस स्टडी है, केस स्टडी का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज को प्रिसाइजली लिखें, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखें। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, टैंक नंबर E610, कैपिटल E610, इस टैंक से रिसाव होना शुरू हुआ था। ठीक है, जिसके बाद पूरे इलाके में मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3NCO, इसका रिसाव हो गया। और जो आसपास की जनसंख्या थी और उस प्लांट में काम करने वाले लोग थे, काफी लोगों की मृत्यु भी हुई। तो इस तरह से एयर पोल्यूशन का ये एक केस स्टडी है। आप चाहें तो अपने ऐसे में इसको जरूर जोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? इसके बाद अगर ग्लोबल वार्मिंग अगर लिखना पड़ेगा तो उसमें ये ऐड कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में आप भोपाल गैस ट्रेजेडी ना लिखें। ठीक है, ठीक है सर। ये एयर पोल्यूशन का मुद्दा है। चलिए, इसके बाद साइनाइड मिथाइल आइसोसाइनेट जी हाँ, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो एक रंगहीन गैस होता है और टीयर इंड्यूसिंग होता है। टीयर इंड्यूसिंग का मतलब, अगर ये आंखों में जाए तो आपको जैसे प्याज छीलती है ना, आंखों से आंसू निकलने लगता है, ठीक वैसा ही ज्वलनशील गैस है। ठीक है, जिसके आंखों पे पड़ने से इचिंग होगी, आप गला सूख सकता है, गला चोक कर सकता है। ठीक है, इस तरह की संभावनाएं रहती। तो अब हम बात करेंगे, हाँ, टीयर गैस में इसका यूज किया जाता है। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे कि इतना तो हम लोगों ने देखा। इसमें एक और चीज है, गाड़ियों से जो होने वाले प्रदूषण हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब गाड़ियों से कैसे प्रदूषण होता है, तरह तरह के गैसेस निकलती हैं। और गाड़ियों से जो प्रदूषण होता है, उससे देख रहे हैं कि अभी जो लोगों की जो श्वास संबंधी समस्याएं थी, फेफड़ों से संबंधित समस्याएं थी, उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। इसके बाद हाँ, अस्थमा वगैरह का केस काफी है। इतना हो गया कि इसके ये प्रभाव है। इको फ्रेंडली, और सर बता देना इसी में इको फ्रेंडली सर। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि ये तो हो गया चर्चा कि हम लोगों ने क्या क्या इसके प्रभाव देखे, अब इससे कैसे निपटा जाए। ठीक है, तो इस पे मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा। जैसे गाड़ियों की बात की गई, तो हमारे जो परिवहन मंत्रालय है, उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब हम लोग 2017 में जो हम लोगों ने सोचा था कि BS4 में हम शिफ्ट कर जाएंगे अप्रैल 2017 में, और हमारा टारगेट ये था कि हम शिफ्ट करेंगे। बहुत सारा शिफ्टिंग हुआ भी, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाया। तो इसीलिए इन लोगों ने एक नया टारगेट बनाया कि अब BS4 से BS5 में ना जाकर हम सीधे सीधे BS6 में जाएंगे। और ये टारगेट था अप्रैल 2020 का। ठीक है, हमें ये टारगेट मिला था कि अप्रैल 2020 तक हम चाहें तो शिफ्ट कर सकते हैं BS6 में। और आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय उसके बाद से अगर आप चाहें तो BS4 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नहीं होती हैं। अगर BS6 है क्या, थोड़ा समझा दीजिए सर। ये बस एक तरह से ईंधन का एक प्रकार है। ठीक है, इसमें जो होता है
ये भारत स्टेज के नाम से प्रचलित है, और इसमें प्रदूषण जो होता है वो कम से कम, हम लोग इसको कह सकते हैं एक तरह से BS1, BS2, BS3, BS4, BS जितना ऊंचा होगा प्रदूषण की मात्रा उतनी कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको टारगेट लिया था, और हम अब BS6 में स्विच कर रहे हैं। आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को याद भी होगा, NGT का नाम आप लोगों ने सुना है? जी सर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, आप लोगों को पता है ये क्या चीज है? कि क्या चीज है? नहीं पता सर। नहीं पता। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल पॉल्यूशन एक्चुअली वगैरह क्या पे है? कंट्रोल लगाती है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या है? पोल्यूशन पे तो है ही, लेकिन इसका एक विस्तृत आप लोगों को समझना चाहिए। पोल्यूशन से जुड़े जितने मामले हैं, जब वो न्यायालय तक पहुंचते हैं तो उनकी सुनवाई, उनके फैसलों में काफी देरी होती है, और ये वो मुद्दे हैं जिनका समाधान हमें जल्दी से जल्दी चाहिए। अगर आप गाड़ियों से संबंधित किसी मुद्दे को आम न्यायालय में भेज देंगे और न्यायालय 20 साल लगा देगा, तो फिर BS4 से BS6 में शिफ्ट करने का कोई मतलब रह जाएगा क्या? नहीं रह जाएगा। हम लोग नहीं। तो ऑलरेडी बैकडेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो परिवहन से संबंधित जो मुद्दे हैं उनके न्याय के लिए, या फिर उनपे जो भी सुनवाई के लिए, एक अलग से कोर्ट बनाया गया जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। वहां पर ट्रायल की जाती है पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पे। ठीक है, तो ये एक संस्था है, और मुझे जहां तक याद है 2004 या 2003, ये किसी एक डेट पे मैं अगले क्लास में इस पे बात कर लूंगा। अभी 2000 या 2004, 2000 नहीं होगा, 2004 के आसपास ही इसका गठन, मैंने ऑफलाइन क्लास में ये बताया था। आप लोगों ने अगर कोई प्रेजेंट हो तो आप लोगों को याद होगा डेट इसका। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल पे बात की थी हम लोगों ने। तो ये जो संस्था है, ये तरह तरह के चीजों पर नजर रखता है जिससे प्रदूषण कम से कम किया जा सके। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये 2010 है सर। 2010 है। यस सर। ठीक है, इस तरह का कोई होगा डेट, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं अभी श्योर नहीं हूं, मैं देखकर बता पाऊंगा। तो 2010 ही। हाँ राज बताइए। 2010 ही है, 2010 ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो 2010 में NGT की स्थापना हुई। ऑफलाइन क्लास में हाँ 2010 ही बोले थे। 2010 ही बोले थे। 5 मई 2010। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो NGT की स्थापना हुई, उसका आप प्रभाव देख सकते हैं। NGT के बारे में लिखिए। इसके बाद बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी हर साल निकाला जाता है, जिसमें हम बोलते हैं कि उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। उस पॉइंट्स के आधार पर हम देखते हैं कि कौन से शहर की वायु गुणवत्ता कैसी है। ठीक है, इसके बाद इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया मैं वो बता रहा हूँ। एक इनिशिएटिव लिया गया सफर, हिंदी का सफर, ठीक है, जिसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ठीक है, वायु की गुणवत्ता को जांचने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसका नाम है सफर, और इससे पता चल सकता है कि कहाँ पे कितना रेडिएशन है, या फिर गैसेस की मात्रा क्या है, पोल्यूशन क्या है, कितना सूचकांक में कहाँ पे हम खड़े हो रहे हैं। इस तरह से इसके ऊपर काम किया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम चाहें तो क्या है, सरकार की इन चीजों को जोड़कर अपने ऐसे में लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोग एक चीज जरूर लिखें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया गया, इसके बारे में लिखिए। ठीक है, नैम्प के बारे में लिख सकते हैं, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम चलाया गया, नैम्प। ठीक है, आप लोग नोट करके लिखें, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें, हम लोग मटेरियल देंगे, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। इसके बाद औद्योगिक सेक्टर्स के लिए एक रेगुलेशन एक्ट लाया NGT ने। हाँ बताइए, बोलिए। सर जैसे अभी ई रिक्शा और ई बाइक्स और ई कार्स के लिए हाँ जो जी, हाँ सरकार जी, हाँ। इंकरेज करती है हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, सब्सिडी मैं भी आ रहा देती है, हूँ। जैसे सेंट्रल उसके का ऊपर आ रहा 8% है और हाँ, उसके ऊपर आ रहा हूँ। हमने ये निर्णय लिया था, देश ने ये सोचा है कि जैसे विदेशों में आप लोगों ने सुना होगा कि जितनी भी गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक या सेमी इलेक्ट्रिक होती चली जा रही हैं प्रदूषण को कम करने के लिए। तो भारत ने भी ये सोचा है कि 2030 तक हम अपने 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक या सेमी इलेक्ट्रिक बना लेंगे। ये एक टारगेट है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि प्रदूषण में कमी आएगी।
और इसके सर अतिरिक्त हाँ सिटी बताइए। चाहिए ना उसे चार्ज करने के लिए, सर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसे चार्ज करने के लिए, हाँ और तो जहाँ वही पे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वहां तो प्रदूषण होगा। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए सोलर तो प्लांट इलेक्ट्रिसिटी लगाने प्रोडक्शन के के लिए। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आप हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी आपको मिले, वहां प्रदूषण की समस्या कम होगी। ठीक है, हो सकता है न्यूक्लियर प्लांट से एनर्जी प्रोड्यूस किया जाए, जिससे वातावरण में उतना प्रदूषण नहीं होगा जितना कोयला जलाने से होता है। तो विकल्प ढूंढे जाएंगे। ठीक है, प्रदूषण को हम पूरी ठीक। तरह से जीरो तो नहीं कर सकते, संसाधनों का उपयोग तो करना है, लेकिन विकल्प देखेंगे कि समस्याएं कम कहां पर है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने ऐसे को इन चीजों के साथ लिखेंगे। इसमें दो तीन चीजें और है। आप लोगों ने सुना होगा कि वायु अधिनियम 1981 बना, जिसके अंतर्गत वायु प्रदूषण के नियंत्रण की बहुत सारी बातें की गई हैं। तो ये सब चीज आप जोड़कर अपना निष्कर्ष तैयार कर लें। तो बॉडी में आप लोगों का मेन रहेगा कि किस तरह से पोल्यूशन होता है, उसका क्या प्रभाव है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस तरह से आप तैयार करें। और वायु प्रदूषण मुझे लगता है कि अभी ठीक ठाक आप लोगों का तैयार हो जाएगा। ठीक है, और आज 1 घंटा का समय तो इसने ही ले लिया। तो संभवतः बृहस्पतिवार जब आप लोग टेस्ट देंगे, उसके बाद फ्राइडे को एक क्लास हम लोग रखेंगे जिसके ऊपर प्रदूषण पे फिर चर्चा होगी। ठीक है, या शनिवार जैसे आपका होता है वो उस दिन लेंगे। तो आप लोगों का काम दो ऐसे मैंने दे दिया है। एक दिया है टीकाकरण के ऊपर, जिसे हिंदी में लिखना है, और एक हम लोगों ने किया है किसके ऊपर, अंग्रेजी में, डिजिटल इंडिया के ऊपर। तो इन दोनों ऐसे को आप लोग कल तक लिख के रखें, रात तक आप लोगों को या कल सुबह तक मटेरियल दे दिया जाएगा। ठीक है सर टेस्ट सर टेस्ट थोड़ा का बता दीजिए सर टॉपिक। थोड़ा एक बार फिर से बताइए ना, क्या होमवर्क दिए हैं। रोहित। कोई लेट जो है। सर टीकाकरण की बात की गई है तो उसमें सिर्फ कोरोना के टीकाकरण की बात की जाएगी नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने रोहित बताया है टीकाकरण हिंदी में लिखना है, और अंग्रेजी में आपको डिजिटल इंडिया पे लिखना है। ठीक है, और मटेरियल हम लोग डाल देंगे आज रात या कल सुबह तक। ठीक है, उसके ऊपर आप लोगों को काम करना होगा। और सर जो मैं सर जो टेस्ट अभी बोले हैं कि थर्सडे को टेस्ट है, वो क्या वही आपका हड़ताल और उसका टॉपिक अभी नहीं दिए हैं, टॉपिक दे देंगे। ठीक है, अच्छा ठीक ठीक है सर। सर मैंने हाँ सर मैं हाँ सर मेरा सर मैंने ना कल ये देखा था कि ये जो आईएएस वगैरह के कल मैंने सर्च करे थे इंटरनेट पे, तो उसमें जो टॉपर था, तो सर ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं होता कि आपको कोटेशंस लिखने हैं कि हेडिंग बनानी है, ऐसा उसने नहीं, उसने क्या किया सर, सर फ्लो में लिखा है, पूरा पूरा फ्लो में मैंने लिखा वही है। बोला है। हाँ 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 तो सर ये क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल, एक्चुअली देखिए, अगर जरूरत है तो आप लेकर आए कोटेशन, अगर जरूरत नहीं है या फिर आपको याद है कोटेशन तो जरूर लिखें, अगर याद नहीं है तो उस पर स्ट्रेस देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने निबंध को निबंध की शैली में लिखें और कोशिश करें कि वो तथ्यात्मक कम हो और विचारात्मक ज्यादा हो, उसमें विचारों का जो प्रभाव है वो दिखना चाहिए। ठीक है? और सर हेडिंग, वो हेडिंग 12th क्लास में हेडिंग दिया करते थे, जिस शिक्षा की भूमिका, तो वो चीजें वैसा नहीं लिखना। अच्छा सर, अच्छा सर एक चीज बताइए सर, इसमें रूपरेखा और प्रस्तावना में क्या अंतर होता है, रूपरेखा और प्रस्तावना में? प्रस्तावना और रूपरेखा तो पहले आपको निबंध में लिखना नहीं है, पहली बात। ठीक है, और डिफरेंस क्या है सर? हाँ, डिफरेंस क्या है? प्रस्तावना जो आप देखिए, प्रस्तावना जब आप किसी चीज की बनाते हैं तो वो एक तरह से क्या है, आप बताते हैं कि आपको क्या करना है, और रूपरेखा में पूरा इंटायर वो फ्रेम बनाते हैं, फ्रेमवर्क जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें अच्छा आप सर, चाहे बताइए सर इसमें हम अपने सुझाव रख सकते हैं, जैसे अब मतलब जब निबंध लिखें तो हम उसमें अपने भी सुझाव डाल सकते हैं कि भाई आपका जो निष्कर्ष है, नहीं आपका जो निष्कर्ष है ना, वो आपके सुझाव लिखने के लिए ही तो दिया गया है। निष्कर्ष जो आप बनाएंगे, जैसे निबंध आपको वायु प्रदूषण पे लिखना है, वायु प्रदूषण में आपने दिल्ली में ऑड इवन की समस्या देखी है या फिर ऑड इवन को आप सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको निष्कर्ष में इन बातों का जिक्र करना है कि हाँ, ऑड इवन एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, जिसके तहत हमने देखा कि दिल्ली में प्रदूषण काफी कम हुआ, या फिर गाड़ियों की संख्या में गिरावट आई, और लोगों ने भी काफी इसको एक्टिवली सपोर्ट किया। या विपरीत तौर के तरीके से आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, लेकिन विपरीत लिखना ठीक नहीं। अच्छा तो आपके जो सुझाव है, अगर ऑड इवन को लेकर आपका कोई सुझाव है कि इसमें और ये जोड़ दिया जाए तो ये और क्या है, सशक्त हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा और
इफेक्टिव हो जाएगा, तो आप अपना लिख सकते हैं। निष्कर्ष उसी के लिए तो होता है कि जो चल रहा है आपने उसे बॉडी में दिखाया, और आप क्या सोचते हैं इस विषय के ऊपर उसे आप अपने निष्कर्ष में लिखें। अच्छा, ये उपसंहार में ये ऐसा चीजें नहीं है। लिखनी है ना, ये चीजें उपसंहार में लिखनी है, अपने जी सुझाव हाँ, जो जी हैं। हाँ, जी हाँ, हाँ। और सर हेडिंग नहीं बनाना, प्रदूषण धारा प्रवाह होना सर चाहिए। हाँ बोलिए। सर प्रदूषण हिंदी में ही लिखना होगा ना, ये प्रदूषण वाला जो दिए हैं। प्रदूषण बाइलिंगुअल टॉपिक है, ठीक है। प्रदूषण हाँ, इंग्लिश में भी आ सकता है, हिंदी में भी आ सकता है, ठीक है। सर इसलिए आप आप इसको दोनों में तैयार कर लें तो बेहतर है। ठीक है सर। सर आप है ना, आप ये ठीक है, चीजें तो बहुत आज हम अच्छे इस से क्लास को यहीं बताते पे हो समाप्त सर। करेंगे और आशा सर करते हैं। सर सर अनुज, सारा टॉपिक सर हाँ अनुज, एग्जाम मतलब लर्न सुन रहा करना हूँ। पड़ेगा एग्जाम में, वो कर दीजिएगा सर। 2 टॉपिक मैंने अभी दिया है, धीरे धीरे करके देंगे, ठीक है। सर यानी आप लिख कर नहीं दीजिएगा सर, हम लोग के पास टाइम नहीं है कि फिर हम लोग खुद से लिखे। अब तो लर्न करने का समय है ना सर। देखिए तो अभी सर जो आप मटेरियल दिया जाएगा आपको लिखना तो पड़ेगा। अब मैं अगर अपना लिखा हुआ दूं तो फिर आप लोगों को उसमें समस्याएं होंगी ना, आपको याद